हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस एनसीईआरटी सार संग्रह में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आजकल के जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम्स में 2-4 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से देखने के लिए आपको मिल जाएगा। जो आगामी एग्जाम है आपका फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम्स के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इकोलॉजी जो है वो जीव और वातावरण के बीच एक पारस्परिक संबंधों का एक अध्ययन है। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं जैविक संगठक, अजैविक जिसको कि हम लोग भौतिक संगठक भी कहते हैं, या फिर ऊर्जा संगठक। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है वो अर्नी नेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये सब जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। आगे कि एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वो क्या कहलाता है। तो वो पारिस्थितिक कर्मता कहलाता है। आगे है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये ना जाने कितने बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 10% का नियम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था रेमंड लीडेमैन ने। आगे है कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो 10% नियम जो है वो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से संबंधित है। आगे है हमारा कि धारणीय या स्थायी विकास, जिसको कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, कि अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 में प्रस्तुत किया गया था। आगे कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है महासागर। आगे हमारा कि परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो जो कवक है, जीवाणु है, ये सब डिकम्पोजर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड है वो सीधा होता है। आगे कह रहा है कि जीवाभार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड जो है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है। तो जलीय परितंत्र में वो जो है वो उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनेगा। नेक्स्ट हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में जो फाइटोप्लैंक्टन होगा वो जो होगा वो प्रथम मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो परितंत्र का जो गतिक हृदय है वो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो ये परितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को माना जाता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं। तो सभी प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बायोम कहलाते हैं। आगे है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है। तो जलीय बायोम जो है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम है। नेक्स्ट है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है। तो सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला जो बायोम है वो है टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट है कि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। तो बायोस्फीयर के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। तो खाद्य जल यानी जो फूड वेब है वो एक ऐसा तंत्र है जो सभी समुदाय के सभी जीवों के बीच संबंध स्थापित करता है। आगे कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है। तो सभी उपभोक्ताओं में परपोषी गुण पाया जाता है। आगे कह रहा है कि वो जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है। तो एबोनी और महोगनी वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। तो ये सब जो है वो मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। आगे हमारा कि किस बायोम की भूमि जो है वो अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। तो ये शंकुधारी वन के जो भूमि है वो अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। आगे हमारा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विषुवत रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पारिस्थितिकी उत्पादन जो होगा वो पहले बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तापांतर होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो सबसे कम जो तापांतर है वो अर्ध भारतीय सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो विषुवतीय वन बायोम में जो प्राथमिक उत्पादकता है वो सर्वाधिक होती है। आगे कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है। तो विश्व का जो सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र है वो मानसूनी बायोम को माना जाता है। आगे हमारा कि यूकोलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, इको इकोनॉमी कहा जाता है, और यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। आगे है हमारा कि सागर जल के नीतल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो सागर तल के नीतल तलहटी में रहने वाले जीवों को बेंथस की संज्ञा दी जाती है। आगे हमारा कि रेंडियर किस बायोम का जंतु है। तो रेंडियर जो है वो टुंड्रा बायोम का जंतु है। आगे कह रहा है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो 1987 से वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है। आगे कह रहा है कि देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, देहरादून में है, और इसके द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यहाँ से याद रखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है कहाँ में, देहरादून में है, और यही जो है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित करता है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये प्रकाशित करता है। आगे कह रहा है कि लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है। तो लानोस तथा कैंपोस घास जो है वो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। आगे हमारा कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा समानता प्रवासी होती है। तो ये अम्ब्रेला प्रजाति जो है एक बड़े निवास स्थान पर रहती है और ये जो है वो समानता प्रवासी होती है। आगे हमारा कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो है पतझड़ वन। आगे हमारा कि अनुकूलतम बायोम जो है यानी ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है। तो ऑप्टिमम बायोम की जो दशाएं हैं वो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। आगे हमारा कि हाथी घास यानी एलिफेंट ग्रास जो है वो किस बायोम की एक प्रमुख घास है। तो ये सवाना बायोम का एक प्रमुख घास है। नेक्स्ट हमारा कि किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है वो संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण घास बायोम को प्रमुख अन्न भंडार और दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि की स्टोन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पौधे की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है। तो ये सब जो है वो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कार्यों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा कि पर्णपाती वन यानी डिसीशियस फॉरेस्ट जो है वो किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं। तो पर्णपाती वन जो है वो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल यानी ट्रांजिशन जोन कहलाता है। तो ये कहलाता है इकोलाइन। नेक्स्ट हमारा कि सर्वाधिक पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वाधिक पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना जो है वो चार्ल्स एल्डन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। तो ये पश्चिमी घाट को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की जो स्थिति है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग जो है वो वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जो है वो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसको किया गया है जैव विविधता दशक के रूप में। नेक्स्ट है कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम नॉर्मन मॉरियस के द्वारा वर्ष 1988 में किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों यानी एंडेमिक स्पेसीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। और वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या जो है वो 36 है। आगे कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया था। कब? 2003 में। नेक्स्ट है कि भारत में लेह बेरी के नाम से कौन से पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है, तो भारत में लेह बेरी के नाम से सिबक थॉर्न जो है वो प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि भारत में अति सघन वनों यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा कि एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है, तो एम स्ट्रिप शब्द जो है वो बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। आगे है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो भारत जो है वो 23 जनवरी 2001 को जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट हमारा कि प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है, तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट है कि भारत में सी पूछी बानर को प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया है। फिर है कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गए हैं, तो ये डोडो पक्षी के कारण हो गया है और यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों का अंकुरण में सहायक होता था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ स्थित है, तो भारत का जो मैरीन नेशनल पार्क है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आगे कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है निकोबार द्वीप समूह जिसको सुंडालैंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट पैट भी कहा जाता है, ये क्या है, तो ये एक चमगादड़ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट हमारा कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, तो ये है IUCN से। नेक्स्ट है कि कौन सी औषधि यानी मेडिसिन जो है वो गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है, तो ये कौन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है वो गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के बल्लभगढ़ में है। नेक्स्ट है कि वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरुस फ्लैंगस है, तो ये जो है वो रेड पांडा का है। नेक्स्ट है कि भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जो रेड पांडा है वो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा कि किस समूह के जीव जो है वो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, तो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं नाइट्रोसोमानास जिसको नाम है नाइट्रोसोमानास। नेक्स्ट हमारा कि धान का पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो धान का पौधा जो है वो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट हमारा कि जीव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश जो है वो किस माध्यम से होता है, तो ये जो है वो पौधे के जड़ों के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। आगे कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है, तो भारत को टोटल 10 जो है वो जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आगे है कि जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आधारित क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा जैव मंडल है वो है मन्नार की खाड़ी। आगे है कि किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है। तो नारियल को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। आगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बाणगंगा तथा गंभीरी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। आगे कि वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानिक संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है। तो वनस्पतिक उद्यान जो है बोटेनिकल गार्डन जो है वो सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है। तो ये आता है बहुस्थानिक संरक्षण पद्धति यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर हैं। तो भारत में कुल अभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो 2000 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। आगे कि किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग जो है वो प्रजनन कार्यों में किया जाता है। तो ये आनुवांशिक विविधता का प्रयोग जो है वो प्रजनन कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ये रोजर और पनबार ने भारत को सर्वप्रथम जैव भौगोलिक क्षेत्र और जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। फिर कह रहा है कि अरीबादा क्या है। तो अरीबादा क्या है, कछुओं की कुछ प्रजातियां हैं जो किसकी व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड वाइड फंड का जो मुख्यालय है वो ओस्ले नॉर्वे में स्थित है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था। तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। आगे कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। तो नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है वो जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि उड़ने वाली छिपकली जिसे डेक्रो कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है। तो ये भारत के पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। आगे हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे कह रहा है कि जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड 1936 में स्थापित किया गया था, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम जो था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा द्वीप जो है वो केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। तो विश्व का जो कजीन द्वीप है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थित है। तो ये वेदाथांगल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है। तो ये 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। नेक्स्ट हमारा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बारहसिंघा के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतरोहियों ने खोजा था। तो ये खोजा था फ्रैंक स्माइथ और होल्डसबर्थ ने। नेक्स्ट हमारा कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा की दी जाती है। तो ये डॉल्फिन को गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। आगे कुछ पक्षी अभयारण्य के नाम है, ये आपको याद रखने की ये है कहाँ। तो घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में, रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में, वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में, फिर है नीलपट्टू पक्षी विहार जो कि नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में, सलीम अली पक्षी विहार ये मांडवी नदी के पास है गोवा में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से नदी के पास है, तो याद रखिएगा मांडवी नदी के पास है। फिर है कैंडिया पक्षी विहार जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील पक्षी विहार जो कि पुरी के पास है, और कुमारकोम पक्षी विहार या जिसको बेबननाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, ये कोट्टायम केरल में स्थित है। आगे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं। तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण है। फिर है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी।
नेक्स्ट हमारा कि किसी गैस का वैश्विक तापन यानी विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये इस बातों पर निर्भर करता है कि उस गैस की अणुओं की जो दक्षता है और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल क्या है। नेक्स्ट हमारा कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये जल वाष्प जो है वो ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर है आगे कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य था कि 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस यदि संभव हो सके तो, और ये संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। ये 2015 के पेरिस समझौते में ये लक्ष्य रखा गया था। फिर कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2005 से प्रभावी हुआ था। आगे है कि वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो ये आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर जो है वो सर्वप्रथम जो है वो वैश्विक तापन के द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आगे हमारा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट हमारा कि मेथेन गैस का उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो ये है आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेटस। नेक्स्ट हमारा कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आगे हमारा कि हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक क्या है, एक बेलनानुकार नमूना है। नेक्स्ट है हमारा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां जो है वो मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है, तो ये है समोच्च बांध, कंटूर बूंद, अनुपद संयासन और शून्य जुताई। आगे कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था, तो ये कानकुन सम्मेलन जो कि मैक्सिको में 2010 में हुआ था, उसी में हरित जलवायु कोष की गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य ये था कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। नेक्स्ट हमारा कि यदि किसी महासागर का पादप पबलक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आगे हमारा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ष 1979 में किया गया था। आगे कि कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है, तो जो हिमानी का पिघलना हो गया, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को दर्शाता है। आगे हमारा कि वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर को पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो ये इटली और स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है हमारा कि ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय जो है वो 8:30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। वर्ष 2020 में 28 मार्च का पूरा विश्व जो है वो अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन। आगे कह रहा है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान किया था, तो भारत जो है वो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति जो है वो 8 अगस्त 2017 को प्रदान किया था। फिर है कि IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है, तो ये वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई है। फिर है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। नेक्स्ट हमारा कि ओजोन परत पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने किया था, तो ये किया था GW केंटमूर ने। नेक्स्ट है हमारा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने किया था, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का जो खोज है वो ब्रायन गॉर्डिनर तथा जोनाथन
जोनाथन सैंकलिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है उसको हम लोग डॉप्सन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथीन, हेलोन, ये सब जो है वो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसमें अधिक कमी आ जाती है। नेक्स्ट है कि वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट हमारा कि जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, तो ये मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है कि वो वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूएंट। नेक्स्ट हमारा कि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको कहा जाता है द्वितीयक वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है हमारा कि पॉलिऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं, तो ये सब जो है वो द्वितीय प्रदूषक के टाइप हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फोर तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो ये जो है वो सुपोषण में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है कि वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप में कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो जो लेड होता है वो वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये सब जो है वो जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का जो pH मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर कह रहा है कि एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट है कि जैव उपाचरण से क्या तात्पर्य है, तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का जो निष्कासन है उसी को हम लोग जैव उपचरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन समानता मेफ्रोन बॉन्ड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह समानता जो है वो हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट है कि यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बाह्य स्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट है हमारा कि प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित करके जैवोपचार करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फाइटोनिष्कर्षण। नेक्स्ट है हमारा कि चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1986 को। नेक्स्ट कुछ प्रदूषक हैं और उसके दुष्प्रभाव है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधित रोग होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होगी, धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति होगा और सीसा से कैंसर होता है। आगे कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी जो है वो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी जो है वो अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। आगे है कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है।
नेक्स्ट है कि पॉलीथीन की थैलियाँ को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सा ईंधन जो है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? तो वो गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि पार्थेनियम के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और दमा रोग जो है वो पार्थेनियम के पराग कणों से होता है। नेक्स्ट है कि लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक कौन होता है? लाइकेंस। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से होता है। आगे कह रहा है कि इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टाइलून और जाइलीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेंजीन के कारण कौन से रोग होने की संभावना रहती है? तो रक्त कैंसर जो है वो बेंजीन के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सिलिकोसिस तथा एस्बेटोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो ये सिलिका तथा एस्बेटस युक्त धूल कणों से होता है। आगे है कि भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड जो है वो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला प्रमुख प्रदूषक है। आगे कि कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो सामान्यतः जो है वो न्यूमोकॉर्नेसिस उनको हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सभी प्रायः सभी अपमार्जकों में से किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की पाई जाती है। आगे कि किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिस्नोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने की जोखिम रहता है? तो बिस्नोसिस हो जाता है कपड़ा उद्योग में जो लोग इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन जो है वो सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैकफुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जलकुंभी को। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो ये रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो ये पराबैंगनी विकिरण। आगे कुछ वायु प्रदूषक और उसके प्रभावित अंग दिए हुए हैं। एस्बेस्टस धूल के कारण फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा के कारण मस्तिष्क प्रभावित होगा और पारा के कारण उदर प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो इसके कारण रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पगमार्क तकनीक जो है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पगमार्क तकनीक का जो प्रयोग है वो वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ये सतत विकास से है जो कि रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था। आगे कह रहा है कि इकोमार्क क्या है? तो इकोमार्क है क्या? पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण चिन्ह है एक। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। आगे कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था और वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल जिन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आगे कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो यह फ्रांस में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है इनको पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो महाराष्ट्र नागपुर में है।
नेक्स्ट है हमारा कि पेरियार गेम अभ्यारण्य जो कि केरल में है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एवं इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1982 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रकाशित की गई है, तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो 2008 में प्रकाशित किया गया है। आगे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। फिर आगे कह रहा है कि हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है, तो वो देश है चाइना। आगे है कि पारिस्थितिकी की अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था, तो ये जो है वो चिपको आंदोलन का नारा है। आगे है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है वो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष यानी वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर क्या है, तो ये है पांडा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था, तो इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था, तो यमुना एक्शन प्लान जो है वो औपचारिक रूप से 1993 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो सासाकावा पुरस्कार जो है वो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। कुछ आंदोलन हैं और उससे संबंधित व्यक्ति हैं। चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब चिपको आंदोलन से संबंधित है। मेघा पाटकर और बाबा आमटे जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से हैं। कल्याण सिंह रावत जो है वो मैती आंदोलन से संबंधित है। फिर संत जाम्बोजी और अमृता देवी बिश्नोई जो है वो बिश्नोई आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया है नई दिल्ली में 2018 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और बीपीएससी, ये सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से 3-4 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।